चलिए सुप्रभात आप सभी को। इस प्रभात बेला के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ सामान्य अध्ययन की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ लेकर, जो कि पीसीएस में अब मात्र प्री यानी कि जो 24 अक्टूबर को होने जा रहा है उसमें मात्र 2 दिन या यूँ कहें 3 दिन शेष हैं। तो उसके लिए हम ऐसा रिवीजन करें ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम समय में अधिक क्वेश्चंस हमको मिलें, रिवीजन हो सकें। और इसी उद्देश्य के साथ मैं इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को लेकर आ रहा हूँ। आशा है आप इसे पसंद करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। ये वास्तव ब्रह्मास्त्र सीरीज है और मेरा विश्वास है और गारंटी है कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आपको इसी ब्रह्मास्त्र सीरीज से सीधे सीधे मिल जाएंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग इसे शुरुआत करते हैं। और ये यूपीपीसीएस हो, आपका आरओ हो, एआरओ हो, टीजीटी हो, पीजीटी, यूपीएसआई का जो होगा, आरओ एआरओ का जो होगा, यूपीपीसीएस का होगा, उन सब के साथ साथ अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। चलिए, और यहाँ पर जो टेलीग्राम का लिंक है इसमें आप सीधे ये इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं अनुपम सर जीएस ग्रुप करके, है ना। ये थोड़ा सा अपडेट करना है इसको, अनुपम सर जीएस ग्रुप करके आप इसको टेलीग्राम में ढूंढ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चंस नंबर लेते हैं। पहला क्वेश्चंस लेते हैं, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम कार्य योजना कब जारी हुई थी? आप सब जानते हैं कब जारी हुई थी, जून 2008 में। सीधे सीधे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। कौन कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। एक ऑप्शन करना होगा तो आप सुंदरलाल बहुगुणा करेंगे। चिपको आंदोलन के सहकार्यकर्ता और प्रणेता दोनों में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा करेंगे। चिपको आंदोलन की वास्तविक प्रणेता कौन थी? गौरा देवी थी। कौन थी? गौरा देवी। और चिपको मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो चमोली उत्तराखंड से 1973 से। एक स्टोरी सुनिए थोड़ी सी। तो जो चिपको मूवमेंट था बेसिकली पर्यावरण के लिए, वृक्ष से संबंधित आंदोलन था, पर्यावरण को बचाने के लिए था। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में गांव पड़ता है रैन। कौन सा गांव? रैन गांव में एक महिला रहती थी। कौन सी महिला? गौरा देवी। एक विधवा महिला थी। तो वो वहाँ पर पेड़ काटने वाली फैक्ट्री मशीन लग रही थी अपने कारखाने की। तो वो गौरा देवी जा करके एक पेड़ से चिपक गई और उसके साथ उसकी अन्य सहेलियाँ भी। इस तरह करके एक इमोशनल आवाज़ आई चिपको। तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ कहाँ से? चमोली के रैन गांव से। और शुरुआत किसने की थी? गौरा देवी। हालांकि इसको पूरे विश्व में और पूरे भारत में ख्याति दिलाने का काम किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया। तो इसीलिए जब चिपको मूवमेंट आता है तो हम सुंदरलाल बहुगुणा कर देते। लेकिन अगर ऑप्शन में हो कि सबसे पहले चिपको मूवमेंट स्टार्ट किसने किया और गौरा देवी का नाम हो तो फिर आप गौरा देवी ही टिक करेंगे, है ना। लेकिन नॉर्मली सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आता है। और सुंदरलाल बहुगुणा चूँकि इस साल उनका निधन हो गया है इसलिए भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? एपिको आंदोलन, तो ये भी चिपको आंदोलन की मूवमेंट की तर्ज पर कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक में। एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक में चलाया गया था। किसने चलाया? रामकृष्ण हेगड़े ने। और एपिको मूवमेंट कब आया था? तो एपिको मूवमेंट जो आया था ये 73 में आपका है चिपको मूवमेंट। तो ये 1983 में आपका चिपको की तर्ज पे ही एपिको मूवमेंट था कर्नाटक में, रामकृष्ण हेगड़े के द्वारा पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इसी में, महती यहाँ पर टाइप गलत हो गया, इसको बोलते हैं मैती आंदोलन। कौन सा? मैती लिखेंगे यहाँ पर। मैती आंदोलन जिसमें विवाह के दौरान वर वधू द्वारा एक एक पेड़ लगाया जाता है। ये मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड में चला ये भी। और चलाया किसने? कल्याण सिंह रावत ने, याद रखेंगे, है ना। पर्यावरण संबंधित मूवमेंट थे। और किस संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं, किसे कहते हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। यदि पंचायत भंग हो जाए तो किस अवधि में चुनाव करना आवश्यक है? कितने समय के भीतर इलेक्शन कराना कंपलसरी है? तो 6 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम कौन सा है? तो 15 सूत्री कार्यक्रम किसके लिए? अल्पसंख्यकों, फॉर द माइनॉरिटीज के लिए। क्या है? 15 पॉइंट प्रोग्राम। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का प्रभावकारी उपाय क्या है?
जन्म नियंत्रण, विवाह में देरी और आत्मनियंत्रण। भारत एवं उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय से कब शुरू हुई? तो 1995 पूरे देश में शुरू हुई थी। मतलब मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन योजना है, जिसमें बच्चों को कक्षा 1 से लेकर अब तो 8 तक है दोपहर का भोजन मिलता है पौष्टिक। तो मिड डे मील स्कीम कब से स्टार्ट हुई थी? मध्याह्न भोजन 1995 से। हालांकि अब मिड डे मील स्कीम का नाम बदल क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। पूछ सकते हैं आपसे, ये भी आ सकता है करंट में कि मिड डे मील स्कीम का नाम बदल क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मायोपिया निकट दृष्टि दोष है ना। मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस। तो निकट दृष्टि दोष दूर कैसे कर सकते हैं? तो निकट के लिए क्या दूर कर सकते हैं? अवतल, मैंने वैसे है ना, निकट के लिए अवतल या अपसारी या नतोदर लेंस द्वारा, है ना, कान के। और जो दूर दृष्टि दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस को दूर किससे कर सकते हैं? उत्तल लेंस से, कॉन्वेक्स अभिसारी। याद रखिए, देखिए निकट एक बड़ा वर्ड लग रहा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको निकट की वस्तुएं साफ दिखती है। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु दिख रही है, बाकी सब क्या दोष है, यानी कि निकट की वस्तुएं साफ दिख रही हैं, बाकी आपको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट बड़ा वर्ड है तो उसके लिए बड़ा वर्ड अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष जो हाइपरमेट्रोपिया है, तो दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु तो साफ दिख रही है, बाकी सब क्या दोष है, यानी कि दूर की वस्तु साफ दिखेगी, बाकी निकट की वस्तु आपको साफ नहीं। इसलिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, लेंस में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? दूर छोटा वर्ड, तो छोटा वर्ड यूज के लिए उसके लिए कौन सा? उत्तल। दूर के लिए उत्तल, कॉन्वेक्स या अभिसारी लेंस। नवीन सापेक्षिकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जेबी नार्लिकर। कौन है? जेबी नार्लिकर थे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी? पूछ सकते, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है। शारदा कैनाल, शारदा नहर सबसे लंबी नहर है यूपी की। शारदा नहर कहाँ से निकाली जाती है? बनवसा, उत्तराखंड से। बनवसा यूपी और उत्तराखंड की सीमा से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस जनपद में है? तो सबसे ज़्यादा जो कैनाल्स हैं वो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो बता पाएंगे आप, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइए। तो विश्व की सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा कैनाल या इंदिरा नहर, है ना, हरके बैराज से निकाली जाती, राजस्थान में है ना। सतलज और ब्यास के संगम पर, किसके संगम पर हरके बैराज, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो सतलज और ब्यास के संगम पर हरके बैराज है, उसी बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती, इसका नाम पहले था राजस्थान नहर। यह पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कैनाल है। पृथ्वी की धरातल के से ऊपर की ओर वायुमंडल के स्तरों का क्रम क्या है? वायुमंडल का जो सीक्वेंस है वो कौन कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। क्षोभ मंडल का विस्तार 0 से 12 अथवा 0 से 15 कर लेना। क्षोभ मंडल को समताप मंडल 12 से 50 या 15 से 50 ऑप्शन के हिसाब से, वैसे 0 से 15 वो करना, 15 से 50 ये करना। मध्य मंडल मेसोस्फीयर 50 to 80, आयनोस्फीयर 80 to 400 किमी, कहीं कहीं 640 भी दिया रहता है, और एक्सोस्फीयर जो है वो 400 किमी एबोव या 640 किमी एबोव। रेडियो तरंगे चुंबकीय गुण किस वायुमंडल पाए थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रेडियो तरंगे किस में? रेडियो वेव्स आयनोस्फीयर, किसमें? आयन मंडल में। अगला देखिए, वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? जो एरोप्लेन्स होते हैं वो किस में उड़ते हैं? रॉकेट वगैरह। तो स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में। समताप मंडल में ही आप जानते हैं ओजोन लेयर पाई जाती है, कौन सी? O3, जो ओजोन लेयर किसमें? समताप मंडल। और ओजोन लेयर क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट रेस को, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देख लेते हैं। चिनूक हवाएं कहाँ चलती हैं? चिनूक आपका एक जानते हैं, एक वर्ड है जो विंड्स हैं, ये गर्म हवा होती है। चिनूक कैसी हवा होती है? चिनूक गर्म वार्म विंड्स होती हैं, है ना। ये बर्फ़ को भी खा लेती हैं, मतलब खा के वहाँ पर कम कर देती है, इसलिए इसको हिमबच्ची भी कहते हैं। तो ये चिनूक USA में चलती है, राखी पर्वत बेसिकली।
जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? बर्ड्स का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी टाइटल्स दी थी? तो नादिर उल अस्त। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को क्या दिया था? नादिर उल अस्त, है ना। जबकि अबुल हसन एक चित्रकार था, कौन? अबुल हसन, उसको नादिर उद जमा कहा था। क्या कहा था जहांगीर ने? नादिर उद जमा, यानी कि अबुल हसन को नादिर उद जमा कहा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल हसन। बहुत बार पूछा जाता है। मैडम एस.पी. ब्लॉटवर्स्की एवं कर्नल ओलकॉट व विलियम कॉन द्वारा स्थापना की गई थी, किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एस.पी. ब्लॉटवर्स्की व कर्नल ओलकॉट द्वारा कहाँ पर की गई थी? 1882 में न्यूयॉर्क में, 1882 में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार मद्रास में बनाया गया और इसे सफल किसने बनाया तब? एनी बेसेंट। मतलब भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को सक्सेस दिलाई, किसने दिलाई? एनी बेसेंट ने। और इसका मुख्यालय कहाँ? अडयार मद्रास में था। और एनी बेसेंट थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कब? 1917 में कोलकाता सेशन में एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1917 सेशन इन कोलकाता, याद रखेंगे। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? बीजी तिलक व एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग हो, है ना, होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने। कब की थी? 1916 में। ये पूछ सकते हैं कि होम रूल लीग कब आया, तो 1916 में। कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये गलत छप गया है, 1970 नहीं होगा, यहाँ 1917 होगा, 1917 होगा, 17 लग गया, रखना इसको। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, मैंने भी बताया कौन बनी? एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, वुमेन चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस इन 1917 सेशन इन कोलकाता। चलिए, महाबलीपुरम में सप्त रथों या सप्त पैगोडा का सर्वाधिक बड़ा रथ कौन सा है? जो महाबलीपुरम में सप्त रथ हैं, कौन से हैं? सप्त रथ, सप्त पैगोडा किसने बनवाए? पल्लव शासकों ने बनवाया। किसने बनवाया? पल्लव। इसमें सबसे बड़ा रथ कौन सा है? तो आप बता पाएंगे कौन सा है? धर्मराज रथ है। कौन सा रथ है? बोलो। तो जो सबसे बड़ा रथ होगा आपका, देख लीजिए वो कौन सा होगा? धर्मराज रथ, है ना। महाबलीपुरम में सप्त रथों, सप्तगोड़ा का सर्वाधिक बड़ा रथ धर्मराज। सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ है। महाबलीपुरम में सप्त रथों या सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया है? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम में सप्त रथ, सप्त पैगोडा में कितने रथ हैं? कुल 8 रथ हैं। और महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने। धैर्य रखिए, ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है आपके लिए वास्तव महाभारत के ब्रह्मास्त्र के बाण की तरह सिद्ध होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम लिटरेचर तमिल में लिखा गया है। पांड्य राजाओं द्वारा संगम आयोजित किए गए थे। पूछ सकते हैं कि किन राजाओं के द्वारा संगम आयोजित हुआ था? तो पांड्य राजाओं। कितने संगम हुए थे? कुल 3 संगम हुए थे, है ना, कपाटपुरम, आलवे और मदुरई में। संगम साहित्य में शिल्पाधिकारम की रचना किसने की? शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? एलांगो एडगल ने। किसने? एलांगो एडगल ने। मणिमेखले संगम साहित्य का महाकाव्य एक और दूसरा, इसकी रचना किसने की थी? तो शीतले सत्यनारायण ने की थी। 1866 to 67, 1866-67 में देवबंद उलेमा की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? देवबंद सहारनपुर में। किसने, कहाँ पर हुई थी? देवबंद सहारनपुर में। किसने स्थापना की थी अगर पूछ लें इसकी? तो मोहम्मद कासिम ननोत्वी, मोहम्मद कासिम ननोत्वी ने। कहाँ पर? देवबंद सहारनपुर में। महान विद्वान अश्वघोष किस शासक के समकालीन था? तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था। किसके? कनिष्क के समकालीन था, याद रखेंगे इस बात को। चीनी यात्री वैनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। किसके? हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री वैनसांग भारत आया था। जबकि फायान अगर पूछ लें, कौन? फायान किसके समय आया था? तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त सेकंड के समय फायान आया था। वैनसांग हर्ष के समय आया था। फायान की जो बुक का नाम है वो फो क्यूकी है। क्या है? फो क्यूकी है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो अब देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, है ना। उसके बाद फिर अशोक के समय भी। तो उस वक्त ऑप्शन के हिसाब से पुष्यगुप्त वैश्य अगर उसमें था तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये उसका एक दरबारी था।
चलिए, अशोक के सारनाथ अभिलेख में कौन सा पशु अंकित नहीं, तो उसमें गैंडा का अंकन नहीं है। सारनाथ अभिलेख ही भारत का आजकल जो राष्ट्रीय आपका अभिलेख जो चिन्ह है अशोक की लाट, वो सारनाथ अभिलेख से ली गई। सारनाथ अभिलेख बनारस में है और सारनाथ में ही बेसिकली बनारस के सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे है ना महाधर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में और कहाँ हुई थी, तो अशोक के समय हुई थी, पाटलिपुत्र के में। तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी वो अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि या समय क्या से क्या था, तो इन्होंने बताया है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता की टाइम पीरियड क्या था, तो 2350 से 1700 ईसा पूर्व, 2350 से 1700 BC। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे, मेरुतंग कौन थे, मेरुतंग पूछ सकते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी किस भाषा में लिखी गई, यूनानी, ग्रीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। बनी कब थी, 1885 में, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो फर्स्ट चेयरमैन WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहे हैं आपके लिए। 1881 से नियमित जनगणना किसने शुरू कराई, लॉर्ड रिपन ने। किसने, दो कंटिन्यू जो सेंसस शुरू हुई है वो किसके समय से, लॉर्ड रिपन। वैसे सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय, लॉर्ड मेयो। जो फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस स्टार्ट हुई है, पहली जनगणना कब से स्टार्ट होती है, 1872 में, लॉर्ड मेयो। बट कंटिन्यू एंड स्टैंडर्ड बट लेकिन नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके समय से होती है, लॉर्ड रिपन के समय से। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का वास्तविक जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। गदर पार्टी गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था, तो गदर पार्टी गठन 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA में, 1913 सैन फ्रांसिस्को USA में। गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा किया गया था, लाला हरदयाल के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, सोवन सिंह भाकना, याद रखना। जो संस्थापक अध्यक्ष थे सोवन सिंह भाकना। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किस राउंड टेबल मीटिंग में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप बता पाएंगे सेकंड में। किसमें, कांग्रेस और गांधी जी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। पूना पैक्ट पर गांधी व अम्बेडकर के मध्य साइन कब हुए, यानी पूना पैक्ट कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, 24 सितंबर 1932। अगला, गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922, चौरी चौरा मूवमेंट कब हुआ था, 4 फरवरी 1922, और इसी की याद में इस वर्ष चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है 2021 में। तो गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 से आहत होकर कब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, कब वापस ले लिया था, तो आप जानते हैं, है ना, 12 इसमें क्या आएगा, 12 फरवरी 1922 को। कब वापस ले लिया था, 12 फरवरी 1922 को, मतलब 5 फरवरी 1922 को समाप्त करने की घोषणा की और वापस कब ले लिया, 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ, मराठों अब्दाली के बीच। किसके बीच, मराठा अब्दाली के बीच। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा अब्दाली के बीच। 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, जिसमें किसकी विजय हुई थी, क्लाइव की। और पानीपत में किसकी विजय हुई थी, अब्दाली की। 1764 बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ, एक तरफ था मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, कौन थे, मुनरो, कैप्टन मुनरो। मतलब अंग्रेजों, और एक तरफ अंग्रेज कैप्टन था मुनरो और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय। लेकिन फिर भी अंग्रेजों की जीत हुई, मुनरो की विजय हुई। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय यानी कि जो भारतीय शासक थे, इनकी हार हुई। अंग्रेजों की वास्तविक साम्राज्य की स्थापना कब से हुई, बक्सर की युद्ध से हुई। बक्सर युद्ध कब हुआ, 1764 में। कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, किसने कहा था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी,
फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला, टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। कृषि के लिए एक अलग विभाग कौन सा? दीवाने कोही किसके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, जिसमें उसके 40 महत्वपूर्ण सरदार शामिल थे। तुर्कान चहलगानी। तांबे का टंका व चांदी का जीतल, है ना, तांबे का टंका व चांदी का जीतल किस सिक्के किसने चलाए? मतलब टंका और जीतल किसने चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने। किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। जौनपुर, हिसार, फिरोज शाह, कोटला, फिरोजाबाद शहर किसने बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। लंदन में 1905 में इंडिया हाउस, बहुत महत्वपूर्ण, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। उत्तराखंड में कितने सदस्य लोकसभा में चुनकर जाते हैं? तो उत्तराखंड से 5 मेंबर। मंत्रि परिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को। कौन सा आर्टिकल वित्त आयोग से संबंधित है? फाइनेंस कमीशन, बहुत महत्वपूर्ण, वित्त आयोग अनुच्छेद 280। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 324। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख 315 में। किसमें है पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख? 315 में, बहुत महत्वपूर्ण। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ ला सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है सबसे पहले? तो राज्यसभा में। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? पहले प्रेसिडेंट को हटाने के लिए तो किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई बाध्यता नहीं इसके लिए। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा का प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? फर्स्ट एंड इंटरिम चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे भी क्वेश्चन अगर आएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपको उनसे क्या करना है? राजेंद्र प्रसाद। जब तक वो आपसे न पूछे कि प्रथम या अस्थायी, तभी करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, अदरवाइज आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो BN राव, एडवाइजर BN राव। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय दिया था किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? रिटायर होते हैं 65 ईयर, 65 वर्ष में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में? तो 12 व्यक्तियों को। राज्यसभा जानते हैं ना आप, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारत के संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड कब जोड़े गए थे? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 से। भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई? ग्रीन हाईवे पॉलिसी कब स्टार्ट की गई? 2015 में। भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? NK सिंह है। अगला, ये धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी, इस किसे कहा जाता है इस चीज़ को? तो ट्रिकल डाउन को। किसको कहा जाता है? ट्रिकल डाउन। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आपका नाइट्रस ऑक्साइड सभी ग्रीन हाउस गैस होती है, बट ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2015 में, है ना, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी बनानी। कितनी? 100 स्मार्ट सिटी। उसमें से यूपी में कितनी शामिल है? 10। राष्ट्रीय पादप जीनोम संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मखदूम, मथुरा में है, मथुरा में। कैलिफोर्निया, बेंगुला, ओयासियो जलधाराएं कैसी हैं? ठंडी जलधाराएं। कौन कौन सी? कैलिफोर्निया, बेंगुला और ओयासियो आपकी कोल्ड करंट हैं। किन देशों के तट भूमध्य सागर से लगते हैं? तो किसके किसके लगते हैं? इटली, फ्रांस और लीबिया। किससे लगते हैं? भूमध्य सागर से। लेप्चा तथा हो जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में। बेसिकली लेप्चा और हो बेसिकली झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। लेप्चा आपका सिक्किम में है। अलग अलग पूछेंगे तो लेप्चा कहाँ है? सिक्किम कर देना, है ना, और हो पूछेंगे तो पश्चिम बंगाल व झारखंड कर लेना, उड़ीसा। किस राज्य में मैक्सिमम रोड डेंसिटी, उच्च सड़क सघनता है? तो केरल में। सर्वाधिक रोड किस राज्य में? सर्वाधिक सड़कें कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। कौन सा खनिज
कोडुराइट चट्टान से संबंधित है, यानी कोडुराइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का। अगला है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। किस पर है, महानदी पर है। हीराकुंड इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से पानी लाती है, तो ब्यास, सतलज और रावी। बेसिकली इसमें जो वाटर आता है वो आपका हरके बैराज किस पर है, ब्यास और सतलज पर, लेकिन उसमें कभी कभी रावी से भी पानी आता है, याद रखेंगे इस बात को। अगला देख लेते हैं हम लोग, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा, जल, प्लास्टिक और कांच। ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, बागेश्वरी, भाग्यम, मंगला क्या है, ये राजस्थान के ऑयल फील्ड्स हैं, राजस्थान के तेल क्षेत्र हैं। एंटमीबा हिस्टोलिका है, क्या है ये, प्रोटोजोआ है। वृद्ध व क्षतिग्रस्त आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ समाप्त हो जाती हैं, तो प्लीहा में, इसी इसको कब्रगाह भी बोलते हैं, इसको प्लीहा को, आरबीसी कब्रगाह। हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल श्रव्य तरंगों के बराबर होती है। कौन सा क्रिस्टली ठोस होता है, सादा नमक। कौन सा तत्व वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री ताप पर द्रवावस्था में रहता है, ब्रोमीन एवं मरकरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या होता है, एस्बेस्टोस। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविष्कार की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है जैव आवर्धन। जूल प्रति सेकेंड या वाट या अश्वशक्ति, सभी मात्रक किसके, विद्युत शक्ति के। अधिकांश बीटी आविष कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इस आविष को कोडित करने वाले जीन का नाम क्या होता है, क्राई। याद रखिएगा इसको, बीटी बैलिसियन थुरिंजियंसिस, ये भी पूछते हैं। ग्रेफीन, फ्लोरीन, डायमंड, ये सभी किसके अपर रूप हैं, तो ये सभी कार्बन के अपर रूप में, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, आपसे प्लाज्मा पूछ लेंगे आपसे। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, आइसोप्रीन का। पावागढ़ सौर पार्क कहाँ स्थित है, चंपानेर कर्नाटक है ना, चंपानेर कर्नाटक में। चरंका सौर पार्क कहाँ स्थित है, गुजरात में। भंडला सौर पार्क राजस्थान में। कामुथी सौर पार्क तमिलनाडु में। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइट, ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है डायमंड हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन, एफएम आप सब सुनते हैं, तो एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड कितना होता है, तो कितना होता है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज पर, है ना। एफएम जो होता है इसी के बीच में बनता है। ये उत्तराखंड अभी जो आरओ हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, इस बात को आप याद रखेंगे। किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, जयपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है, जयपुर में। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, कब, 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी, इसीलिए इसको शहीद दिवस मनाते हैं, शहादत दिवस। केसरी व मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे, बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 2014 में किसने सिग्नल ऐप विकसित किए, तो मोक्सी मार्लिन स्पाइक के द्वारा। कोरोना वायरस क्या है, एक रज्जु की आरएनए वायरस है। कोरोना आप सब जानते हैं, इसका पहला केस कहाँ पर आया था, चीन में आया था, और बहुत है ना, कहाँ पर आया था, चीन में, वुहांग, है ना, कहाँ पर, वुहान लैब से बना था। सर्वखलविद ब्रह्मा किस उपनिषद में उद्गत है, तो किस में लिखा हुआ है, छांदोग्य उपनिषद में। अगला है यम नचकेता संवाद किस उपनिषद में है, कठोपनिषद में। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद किस में, बृहदारण्यक उपनिषद में, याद रखेंगे इस बात को। केरल की वो नाट्य कला जिसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, कुट्टियट्टम को। चारबाग शैली के बगीचे के मध्य स्थित था, लाल व पत्थर से बना है। सबसे पहला कौन बनाया गया था, हुमायूं का मकबरा। जो चारबाग शैली में पहला मकबरा बना भारत में, हुमायूं का मकबरा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, आप सब जानते हैं, कजरी। वर्षा ऋतु में कजरी, कहाँ पर, मिर्जापुर में। कजरी की प्रसिद्ध गायिका कौन है, मालिनी अवस्थी, आप सब जानते हैं। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है किससे, पाषाण से, पत्थर से। आप इन सबको पढ़ते रहिए, आपको ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि गारंटी है कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो 24 अक्टूबर को होने वाला पीसीएस का प्री हो, या 21 तारीख को होने वाला लोअर हो, या आने वाला आरओ एआरओ हो, या यूपीएसआई, इन सब के लिए क्वेश्चन रामबाण है। और ये क्वेश्चन आपको छोटे देखने में लग रहे होंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपके लिए बहुत वृद्धि करेंगे। कहते हैं ना वो, जिस तरह लिखा गया है, सतसैया के दोहरे देखन में छोटे लगे, है ना, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर
देखन में छोटे लगे घाव करेगा मेरी। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके लिए विशाल और शॉर्ट समय में रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। पुरातात्विक स्थल बागोर कहाँ स्थित है? बागोर राजस्थान में किस नदी पर? चंबल नदी पर, पूछ सकते हैं आपसे। एमपी का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्रा में। अब्रक की राजधानी कहलाता है कोडरमा, झारखंड। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? किस बेसिन से? तो यमुना बेसिन से, बेसिकली चंबल नदी पर है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव, महू, इंदौर, एमपी से। दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही नदी कौन सी है? चंबल। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस पर है? चंबल नदी पर, जिसमें गांधी सागर कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी, मंदसौर में। बाकी जवाहर सागर, राणा प्रताप दोनों कहाँ है? राजस्थान में है। इंदिरा सागर व सरदार सरोवर बांध किस पर है? नर्मदा पर है। सरदार सरोवर गुजरात में, इंदिरा सागर एमपी में। ताप्ती का उद्गम कहाँ से? ये क्वेश्चन आ चुका है अभी हाल ही में, बैतूल एमपी में है। बैतूल एमपी में, एमपी पीसीएस में आया था, यूपी पीसीएस दोनों में आ चुका है। कर्क रेखा को दो बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कौन सी? माही नदी। टॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है माही नदी। एमपी की प्रमुख फसलें क्या क्या है? तो दलहन है और गेहूं। दलहन मेन है, गेहूं नंबर 2 पर है। सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा कहाँ होता है? यूपी में। गन्ना में भारत का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गन्ना भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये अब महाराष्ट्र नहीं होगा, जब मैंने क्वेश्चन बनाया तब मारा था, लेकिन अभी बजट में इस बार जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से जो कपास सर्वाधिक इस बार कहाँ हुआ है? गुजरात में। लास्ट ईयर महाराष्ट्र था, इस साल आप क्या कर लेंगे इसको? अब गुजरात नंबर 1 पर हो गया, नंबर 2 पर तेलंगाना हो गया, नंबर 3 पर महाराष्ट्र आ गया है। केले का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में था, लेकिन अब तमिलनाडु इसका आंसर नहीं होगा। अब कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश, आंध्रा, याद रखना। अगर ऑप्शन में आंध्रा नहीं तो तमिलनाडु करेंगे। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत होगा। विश्व में कपास सर्वाधिक चाइना, केला सर्वाधिक भारत। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं, और वैसे सब न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तदर्थ हो या एडॉक हो या जनरल न्यायाधीश हो। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह-अध्यक्षता की जाती है रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। कोर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 में किस दिनांक से लागू किया गया आरबीआई द्वारा? 23 फरवरी 18 द्वारा प्रभावित। ये क्वेश्चन अभी एमपी, पीसीएस, राष्ट्र, उत्तराखंड दोनों में आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में। कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में आईओसी का मुख्यालय है, और इसके अध्यक्ष द्वारा कौन चुने गए? थॉमस बाक। कौन चुने गए? थॉमस बाक। की क्वेश्चन भी उत्तराखंड आरओ में आ चुका है अभी 1 अगस्त 2021 को। किस भारतीय महिला ने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेल में पहला पदक जीता था? तो सबसे पहले किस महिला के द्वारा ओलंपिक खेल में पदक जीता गया था? कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा। किसके द्वारा? कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा, वेट लिफ्टिंग में। एमपी शासन द्वारा प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सर्वोच्च सम्मान विश्वामित्र पुरस्कार। यूपी सरकार द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार, और रानी लक्ष्मीबाई, यूपी सरकार द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा एमपी राज्य में तीरंदाजी अकादमी कहाँ बनाई जा रही? जबलपुर में। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण है, अभी एमपीपीएस में आया था, तो अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश वाली समिति में कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी। एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति कितने दिन के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो 90 दिन के भीतर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। राज्य खाद्य कानून की स्थापना किस कानून के तहत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कौन थी? गहोरा। मांडू विजय को दक्षिण विजय की कुंजी किसने कहा था? मांडू विजय को दक्षिण विजय की कुंजी किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। बहुत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका है कहाँ पर? तो रायसेन में है, एमपी में है, भोपाल के पास रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2020 और एमपी पीसीएस 2021 दोनों में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी में सर्वाधिक पाया जनजाति कौन सी है? भील। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू।
और यूपी में अगर जनजाति समूह पूछेगा तो गोंड समूह करेंगे, सिंगल जाति आएगी तो थारू करेंगे, जबकि समूह के रूप में यूपी में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड समूह है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास, इसका मैदान कहाँ मिलता है? स्टेपीज कहाँ मिलती हैं? बेसिकली रूस और मध्य एशिया, यूरेशिया में। बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है, पीसेस में दोनों बार आ चुका है, पीसेस में रट लीजिएगा। स्टेपीज प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोस वेनेजुला, पाम्पास अर्जेंटीना और उरुग्वे ब्राजील। इन में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, फिर से रख लीजिए। स्टेपीज यूरेशिया में है, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोस वेनेजुला, पाम्पास अर्जेंटीना उरुग्वे ब्राजील, है ना। और इसी में पूछने अगर कैंटरबरी, क्या पूछ ले? कैंटरबरी, तो आंसर क्या करेंगे? न्यूजीलैंड। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सवाना, इसी में पूछ सकते हैं आपसे, तो सवाना घास कहाँ मिलती है? अफ्रीका में, बेसिकली पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, है ना, केन्या, तंजानिया। और सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन, वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राज़ील, है ना। ये उल्टा है उसमें, सेल्वास अमेजन बेसिन, वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राज़ील। सवाना पूर्वी अफ्रीका में, और सेल्वास कोलंबिया, ब्राज़ील, वेनेजुला, अमेजन बेसिन। भारत के किस राज्य में सागौन वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो सागौन एमपी में। अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बालफ्राकम नेशनल पार्क मेघालय में है। हेमिस हाई नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लद्दाख में है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस हाई नेशनल पार्क है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, छोटा नागपुर, क्वेश्चन आया हुआ, रूर प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर को, प्लेटू को। और रूर वास्तव में कहाँ है? जर्मनी में है। पद्मश्री भूरीबाई का संबंध किससे? चित्रकारी से। कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ मूवमेंट के जनक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? विदिशा एमपी में। बचपन बचाओ मूवमेंट किसने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी। 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एमपी किस जिले में लगाया गया है? रीवा में। मिजोरम स्थित फांगवी नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसी को बोलते हैं नीला पर्वत उद्यान, ब्लू माउंटेन, है ना, गार्डन्स। मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस आर्टिकल तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 32, है ना, सीधे आ सकते हैं आप आर्टिकल 32 के तहत। इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संसद की सबसे बड़ी कमेटी समिति कौन होती है? प्राक्कलन आकलन एस्टीमेट कमेटी होती है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, और 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ग्रेट लेक्स का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? ग्रेट लेक्स जो महान झीलें हैं, तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर, ये ऐसे याद रखिए, OEHMS, ओम्स करके आता बहुत है कि ग्रेट लेक्स का ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम क्रम, तो ओम्स, ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। ग्रेट लेक्स महान झीलें कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो यूएसए और कनाडा में। ग्रेट लेक्स कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। ग्रेट लेक्स की कौन सी झील केवल यूएसए में आती है? तो सिर्फ मिशिगन यूएसए में आती है, बाकी चारों झीलें दोनों देशों में आती हैं, मिशिगन खाली यूएसए में है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तो क्रोमियम, निकिल, लोहा, कार्बन। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, बहुत पूछा है, कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है, 1951 में स्थापना हुई थी। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। एलोरा, पहले तो कैलाश टेम्पल कहाँ पर? एलोरा में। किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कैलाश मंदिर उदाहरण किसका? एकाश में, एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। किताबुल उल हिंद या तहकीके हिंद के लेखक कौन है? अलबर्नी। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा। अभी जो यूपी पीजीटी वाला क्वेश्चन आया था, किताबुल उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो अरबी भाषा में था। किस लैंग्वेज में? अरबी। किसने लिखी? अलबर्नी। अप्रैल 1912 में जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली चेंज की गई, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई साधनों का क्रम है, सबसे ज़्यादा नलकूप, फिर नहरें, फिर कुआं, तालाब व अन्य क्रम है। सबसे ज़्यादा सिंचाई जो नलकूप से कितने परसेंट है? 74.04%, नहरों से 15.2%, कुआं एवं तालाब से, कुआं से 8, तालाब से 0.6, अन्य से 0.5, यानी कि सर्वाधिक नलकूप से है, फिर नहरों से, फिर कुएं से, याद रखना है इसको। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? बनारस में है। एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन, एसी प्रत्यावर्ती धारा को अपचयन या उपचयन कौन करता है? ट्रांसफार्मर। अगला, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो ताकि ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़े?
16.5 मीटर या लगभग 17 मीटर। कितनी हो? लगभग 17 मीटर। ध्वनि की चाल आप जानते हैं कितनी होती? 332 मीटर प्रति सेकेंड। मानव निर्धनता एसपीआई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स सूचकांक सबसे पहले यूएनडीपी द्वारा कब जारी किया गया था? तो 1997 में जारी किया गया था। मानव निर्धनता सूचकांक एसपीआई 3 बिंदुओं पर आधारित। 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं? आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। किस वर्ष से मानव निर्धनता एसपीआई के स्थान पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है? कब से? 2010 से। यानी एसपीआई 1997 में आया था, 1997 में आया था, और एमपीआई 2010 से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आते ही आते हैं, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 2010 से एमपीआई जारी किया रहा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। और इसमें कितने बिंदु होते हैं? 10 बिंदु। एसपीआई में 3 बिंदु थे, एमपीआई में 10 बिंदु, 10 पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 में किस समझौते के तहत हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना एक ही समझौते से हुई है। किससे? ब्रेटन वुड्स समझौते से। इसीलिए आईएमएफ व आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक को वाशिंगटन ट्विंस, वाशिंगटन जुड़वा भी कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1945 में भी, याद रखेंगे इस बात को। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, और दूसरा कच्छ वनस्पति। तो अगर एक ऑप्शन होगा तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन चुनेंगे, अदरवाइज कच्छ वनस्पति चुनेंगे। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, है ना, लैटीट्यूड, 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। संविधान के किस आर्टिकल में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है? तो आर्टिकल 76 में। संसद का सदस्य न होते हुए संसद की बैठक में कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि भारत सरकार का प्रथम विधिकारी होता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, लेकिन उसकी बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बट वोट नहीं दे सकता, किंतु वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। और इस वक्त महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपालन है। कौन है? के वेणुगोपालन है ना, महान्यायवादी, याद रखिएगा। महान्यायवादी संसद की बैठक में शामिल हो सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। भारत सरकार का प्रथम विधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। राज्य का सर्वोच्च विधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का उल्लेख किसमें होता है? आर्टिकल 165 में। केंद्र के लिए महान्यायवादी होता है, राज्यों के लिए क्या होता है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, आर्टिकल 165। केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियाँ अनुच्छेद 53 किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 के अनुसार किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। कर्णप्रयाग किनका संगम है? अलकनंदा एवं पिंडार नदी पर। रुद्रप्रयाग, बहुत महत्वपूर्ण, टिक कर लीजिए, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी का। विष्णुप्रयाग अलकनंदा एवं धौलीगंगा। नंदप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी। क्वेश्चन भी यूपीपीएससी आरओ में आ चुका है पीसीएस में, और उत्तराखंड अभी हाल ही में, लेकिन आप 2 रट लीजिए, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। बहुत, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी बहुत महत्वपूर्ण है, और देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी, जहाँ से गंगा कहते हैं इसको, गंगा यहीं से बोला जाता है ना, उत्तराखंड में है बेसिकली। और रटना तो चारों हो, लेकिन 2 ज़्यादा रट लीजिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी, जहाँ से गंगा बोलते हैं। सभी प्रयाग जितने भी उत्तराखंड के में एक कौन नदी, कौन सी? अलकनंदा। हाल ही में रसिन बांध परियोजना कहाँ बनाई जा रही? बाढ़ गंगा, चित्रकूट, यूपी में। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में धार्मिक जनसंख्या का आरोही क्रम क्या है? तो आप बता पाएंगे क्या है? हिंदू 79.75% है, मुस्लिम 19.26, सिख 0.32, ईसाई 0.18, जैन 0.11, बौद्ध 0.10। एक्वारिजा अम्लराज बहुत महत्वपूर्ण है। अम्लराज का प्रयोग कौन करते हैं? पहली बात तो स्वर्णकार करते हैं, और ये पूछ सकता है आपसे कि जो एक्वारिजा अम्लराज कैसे बनता है, तो आप ये बता पाएंगे कैसे बनता है? ये देखिए कैसे बन रहा है, HNO3 और HCl का प्रयोग करके, है ना, HNO3 और HCl से मिला के बनता है एक्वारिजा अम्लराज। HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्या बनता है? एक्वारिजा अम्लराज। क्वेश्चन अलग से आया हुआ है। खाने का सोडा जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उदाहरण क्या होता है? सूखी बर्फ। आइसक्रीम बनाने व प्रभावी शीतलक कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? सूखी बर्फ। प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम क्या होता है? एंड्रोगोगी। क्या होती है? एंड्रोगोगी। साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट कौन जारी करता है? आयातकर्ता द्वारा। अगला, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार। कबीर की पुस्तक बीजक का संकलन किया गया था कबीर के शिष्य धर्मदास के द्वारा।
बम्बई में वर्ष 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा। किस वर्ष प्रोफेसर डी.के. कर्वे को भारत रत्न सम्मानित किया गया था? 1958 1958 में। सोन नर्मदा महानदी रिवर का ओरिजिन कहाँ से? तो अमरकंटक से निकलती है, एमपी से। हर के बैराज किन नदियों का संगम है? ब्यास व सतलज। अगला, दिल्ली से यूपी कितने जिले लगते हैं? तो 2 जिले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जिसे 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया, कहाँ पर है? गोंडा यूपी में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? बिगेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सा है? लाख बहोसी कन्नौज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ। इसका नाम था पहले राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र, इसे बोलते हैं उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की? तो विलियम जोन्स ने की 1784 में, कलकत्ता में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784, कोलकाता, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने। और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली थी मनसबदारी की? पूछ सकते हैं आपसे, तो मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा व सिंह अस्पा किसने जोड़ा? जहांगीर ने। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कहाँ किया था? प्रयागराज व कन्नौज में। व्हेनसांग भारत कब आया? हर्षवर्धन के समय आया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत डीप क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, जो 1897 में बना, कब बना? 1857। कहाँ है? सिंद्रापोंग या सिंद्राबाग, दार्जिलिंग में। कहाँ पर है? सिंद्राबाग, दार्जिलिंग, 1897, पश्चिम बंगाल में सबसे पहला बना था। दूसरी जल विद्युत परियोजना 1902 में आई, शिवासमुद्रम, कर्नाटक। शिवासमुद्रम 1902 में कर्नाटक में। पहली सिंद्राबाग, दार्जिलिंग, रट लेना। भारत का सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी, कुर्ग, कर्नाटक से होता। कावेरी को दक्षिण भारतीय गंगा कहते हैं, साउथर्न गंगा भी कहते हैं। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को। फर्स्ट टाइम 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? सिक्कों, कॉइन्स की? तो मुंबई, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद। मुंबई, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने हास्य गैस, लाफिंग गैस कौन सी होती है? N2O। लाफिंग गैस बोलते हैं N2 को, N2O, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, एसिड नहीं होता है, गलत छप गया है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो आर्टिकल 111 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 111 के तहत किसी भी आर्टिकल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। अनुच्छेद 111। किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया था, परंतु राज्यों अभी ऐसा नहीं किया गया है? तो 1976 में, याद रखेंगे 1976 में। कब किया गया था ऐसा? 1976 में क्या किया गया था कि अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया था। अब जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है कैग, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में होता है, कैग का, CAG, उसका काम सिर्फ सरकारी लेखा तक रह दिया गया है 1976 में। हालांकि राज्यों में अभी भी काम करता है। तो ये देखिए आप कि 1 घंटे से कम समय में भी आपने लगभग 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और ये 200 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 24 अक्टूबर को देखिएगा, पेपर मैच करिए, गारंटी के साथ 10+ लगभग 10 से 15 के बीच क्वेश्चन देकर जाएंगे। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार रट लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट रिवाइज के लिए जितनी ब्रह्मास्त्र सीरीज मैंने डाली हैं, 3 डाली हैं, एक UPSI के नाम से पढ़ी, 2 पीसेस, इन तीनों को रट लीजिए। ये 27 सीरीज थी, जिसमें से कम आपको 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे। 50+ क्वेश्चन यहाँ से करंट वाला पूरा है, मतलब जो आपके सिलेक्शन के लिए 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन चाहिए, वो सब मैंने यहाँ से दे दिया है ना। तो आप इनको रटते रहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो UPPCS हो, RO-ARO हो, चाहे UPSI हो, चाहे CTET हो, उन सब में ये क्वेश्चन आएंगे। निश्चित रूप से लगे रहिए, और है ना, धैर्य का कोई विकल्प नहीं होता है। आप लगातार पेशेंस बनाए रखिए, आत्मविश्वास, विल पावर स्ट्रॉन्ग किए रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कहा गया करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर निशान। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।